हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 3 मई 2023। ये ना स्टूडेंट्स हमारी एक न्यूज़ बेस्ड क्लास रहेगी और काफ़ी सारी न्यूज़ एक साथ पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा एक क्लास में जो सारी के सारी न्यूज़ उनको कवर करते हैं। तो ऑलमोस्ट 10 न्यूज़ हैं जो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो उन सबके टाइटल्स जो थे वो एक जगह फिट नहीं हो रहे थे, तो सीधे न्यूज़ को ही शुरू करते हैं, वहीं से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ पे। जिनको आप देख रहे हो ये हैं दुनिया में नए वर्ल्ड चेस चैंपियन। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत चेस को फॉलो करते हो तो मे बी आपने आपको पता हो कि जो मैग्नस कार्लसन है ऑलमोस्ट 10 साल से वो दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन थे, पर अब उनसे जो थ्रोन है आ चुका है इनके पास। इनका नाम है दिंग लिन। ये बन चुके हैं दुनिया के वर्ल्ड चेस चैंपियन और चाइना की तरफ से पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये दुनिया के 17वें वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं, पहले चाइना से। इन्होंने बीट किया था रशिया के। अब इनका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इनका आप नाम देख सकते हो। तो एक रशियन को इन्होंने बीट किया था। आप सोचोगे अगर मैग्नस कार्लसन जो थे वो चैंपियन थे तो उनको बीट करना चाहिए था। मैं आपको समझाता हूँ असल में हुआ क्या। मैग्नस कार्लसन तो इस इवेंट में थे भी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने हराया इस रशियन प्लेयर को, नेपो शॉर्टमैन को बुला रहे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि टाई ब्रेकर्स हो रहे थे बार बार, और लास्ट जो टाई ब्रेकर राउंड था उसमें इन्होंने हरा के ये बन गया विनर ऑफ द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ठीक है, अभी जो चैंपियनशिप का टाइटल है ना ये मिल चुका है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से, आ चुका है चाइना के दिंग लिन के पास। ठीक है, तो पहले इनके पास था, अब आ चुका है दिंग लिन के पास। असल में मैग्नस कार्लसन ने तो फाइट किया, एक तरह से आप कह सकते हो कि अपने टाइटल को बचाने के लिए उन्होंने तो ये एक गेम या एक फाइट दी भी नहीं। ठीक है, 10 साल का उनका टाइटल था और वो तो इस इवेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि क्या इनका स्कोर्स वगैरह रहा। ये असल में गेम हो रही थी कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में, वहाँ ये इवेंट वगैरह चल रहा था। ये बताया जा रहा है कि इन्होंने कितनी कितनी गेम जीती, क्या इनका स्कोर चल रहा था। असल में दोनों में बहुत टफ कंपटीशन था इस रशियन और चाइनीज़ में। फाइनली ये जो चाइनीज़ है इन्होंने बीट कर दिया रशियन को। वैसे रशियंस भी बहुत अच्छे होते चेस में। ठीक है, 3 साल इनकी उम्र है। ठीक है, बाकी स्कोर्स वगैरह के बारे में बता रहे। देखो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी आपको इतना याद भी नहीं होगा। आपको सिंपली अगर ये पता लगे किसके पास टाइटल था, किसके पास आ चुका है, बहुत है उतना। ठीक है, दुनिया में जो चेस का रेगुलेटर है FID, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है वो ये सब चीज़ें हैंडल करता है। आपने सुना होगा जो चेस में वेरियस टाइटल्स वगैरह देने हो, ग्रैंड मास्टर का टाइटल देना हो, चेस में वर्ल्ड चैंपियन वगैरह, वो सब FID के अंदर ही होता है। ठीक है, इसकी फ्रेंच में जो फुल फॉर्म है उसको शॉर्ट में FID लिखते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स FID के स्विट्जरलैंड में, और तो नहीं मुझे लगता हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ है। ठीक है, ये है मैग्नस कार्लसन। तो आप देख सकते हो एक नॉर्वेरियन चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, 5 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन, 4 टाइम के वर्ल्ड रैपिड चेस है, बहुत सारे इवेंट्स इन्होंने जीते। 32 ईयर्स की इनकी एज है। अब ये वर्ल्ड चेस चैंपियन नहीं है, अब जो टाइटल है इनसे आ चुका है एक चाइनीज़ के पास। ठीक है, आई होप स्टूडेंट जो सारी इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो नाम थे मैंने आपको बता दिए। चलते अपनी सेकंड न्यूज़ पे। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान और इंडिया के बीच में एक मेरीटाइम एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज का नाम है AIME, आसियान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023। ठीक है, समझ लेते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। तो इंडिया के नेवल शिप जिनका नाम है सतपुरा और डेली, ये शिप का नाम है दोनों। ठीक है, 1 मई को इनको लीड करे थे एडमिरल गुरचरण सिंह, और ये लोग पहुंचे सिंगापुर ताकि ये लोग पार्टिसिपेट कर सके आसियान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज में। आप सोचोगे अब सिर्फ 2 शिप्स, होता क्या, देखो आपको दिखाना है दुनिया को कि हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज करें, ज़्यादा शिप्स भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है 2 मई से लेके 8 मई के बीच में चलेगी। ठीक है, पहले क्या होता है, ज़्यादातर एक्सरसाइज में हार्बर फेज होता है जिसमें शिप्स पानी में नहीं जाते। पहले जो आप कह लो डॉक्ड शिप्स के साथ डिस्कशंस वगैरह की जाती है। उसके बाद जो होता है वो शुरू हो जाता है ओशन फेज। ठीक है, सी फेज। तो वो जो है यहाँ पर बताया गया है कि 2 से 4 तक चलेगा हार्बर फेज, और उसके बाद जो बाकी के दिन है वो होंगे यहाँ पर सी फेज। ठीक है, असल में आसियान ग्रुप जो है, मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ आसियान का। आसियान कंट्रीज जो है इनके साथ इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी हैं। बहुत सारी आसियान कंट्रीज चाइना से बड़ी परेशान है, जैसे इंडिया चाइना से काफ़ी तंग रहता है बॉर्डर की वजह से। तो हमारी इनके साथ कह सकते हो कॉमन ग्राउंड्स है, काफ़ी सारे कॉमन इंटरेस्ट भी यहाँ पर। ठीक है, शिप्स के बारे में आपको बता दिया कि INS दिल्ली जो है ये एक इंडिजिनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। सतपुरा एक इंडिजिनस इंडिया में बनाया गया बिल्ड गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बड़े शिप हैं। और तो नहीं मुझे लगता कि इतना कुछ और इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अलग से आपको डिटेल्स दूँ मैं। ठीक है, आसियान ग्रुप के बारे में आपको पता है 10 कंट्रीज का ग्रुप है। इसके साथ हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं, आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और म्यांमार में बॉर्डर है। तो ये 10 कंट्रीज का ग्रुप है।
ये 10 कंट्रीज अगर अलग अलग रहें तो इनकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं, पर जब ये साथ में आ जाती हैं बहुत वैल्यूएबल 10 कंट्रीज ये बन जाती है। ठीक है, ठीक है। सुन, चलते अपनी थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ क्या है? इंडिया का जीएसटी रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई पे था अप्रैल मंथ में। मतलब देखो, मार्च 2023 में जो ट्रेड वगैरह हुआ, जो बेचा खरीदा गया, उसका रिटर्न भरा गया होगा अप्रैल 2023 में। मतलब अप्रैल 2023 में। वैसे तो आप देखोगे अप्रैल पे तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो आप सोचोगे शुरू होने में इतना जीएसटी रिटर्न कहां से आ गया। असल में अप्रैल में जो ये जीएसटी रिटर्न्स भरे गए ना, ये भरे गए उन सेल्स वगैरह, उन बिक्री के लिए, उस खरीदी के लिए जो मार्च में। ये तो मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था, उस टाइम पे लोग अपने सारे अकाउंट्स वगैरह सेट कर रहे होते, तो चीजें सेंस में आती कि अच्छा मार्च में सारी ट्रेडिंग हुई, अप्रैल में उसका रिटर्न भरेगा, और अप्रैल में जीएसटी रिटर्न जो रेवेन्यू आया अब तक का हाईएस्ट 1.87 लाख करोड़। आप देख सकते हो मे बी इस साल या फिर मे बी मतलब अगले साल, वैसे तो इस साल हो जाएगा, पहली बार ऐसा होगा कि एक महीने में जो जीएसटी रिटर्न्स या जीएसटी का रेवेन्यू आएगा वो 2 लाख करोड़ को टच करेगा, और बहुत क्लोज है, ज़्यादा इसमें दूरी है नहीं। ठीक है, तो ग्रॉस जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू की जो कलेक्शन थी वो 12% से बढ़ी। ठीक है, और अप्रैल 2000 को आपको समझ में लग गया होगा कि ये असल में मार्च में जो ट्रेड हुआ उसका रिटर्न अप्रैल में भरा गया। ये पहुंच गई 1.87 लाख करोड़, हाईएस्ट आज तक, जब से जीएसटी आया तब से लेके आज तक। इट इज़ द हाईएस्ट मंथली सिंस दी, जब से जीएसटी शुरू हुआ है जुलाई 2017 से। अब यहाँ पे बताया जा रहा है इसमें सेंट्रल जीएसटी 38,000 करोड़ के आसपास, स्टेट जीएसटी 47,000 करोड़ के आसपास, और आपको बताया जो इंटीग्रेटेड होता है जिसमें जो 90,000 करोड़ के आसपास है, इसमें वो चीज़ें कवर होती हैं जो इंटर स्टेट ट्रैवल कर रही होती है, वो आपको बता दिया 90,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, उसमें 34,000 करोड़ के आसपास है टैक्स कलेक्टेड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, सारी जो डिटेल, सेस कितना वो भी बता दिया। सेस आपको बताया जो एक तरह से एडिशनल टैक्स होता है, स्पेसिफिक टैक्स होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो बाइफर्केशन है वो भी समझ में आ गई। आपको इतना ध्यान में रखना, आईजीएसटी हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, फिर एसजीएसटी, फिर सबसे लास्ट में सीजीएसटी। ठीक है, ठीक है। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुई थी वो हुई थी अप्रैल 2022 में, वो थी 1.68 लाख करोड़। ठीक है, आपको समझ में लगेगा कि पिछले साल भी जब अप्रैल का मंथ था तो उसमें जब रिटर्न भरी गई होंगी अप्रैल में, वो उस टाइम के लिए थी जो ट्रेडिंग हुई थी या जो सामान बेचा गया था, खरीदा गया था मार्च में, और मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा होता है, ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह होती, ज़्यादा अकाउंट्स वगैरह सेटल किए जाते, लोग रिपोर्ट कर देते कि ये खरीदा था, वो बेचा था, और उसकी जो रिटर्न है वो अप्रैल में भरी जाती है। आई होप ये आप समझ पाए कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, क्यों पिछले साल अप्रैल में भी इतना ज़्यादा था, इस साल अप्रैल में भी इतना ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ें। अप्रैल 2023 में सबसे ज़्यादा तो जीएसटी कलेक्शन आज तक की सबसे ज़्यादा हुई। ठीक है, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक जो लोग एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं अब तक का सबसे हाईएस्ट है। और मैन्युफैक्चरिंग में जो हम लोग बात करते हैं पीएमई की, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इससे ये थोड़ा समझ में लगता है कि सप्लायर साइड जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग साइड है वहाँ पर कैसी ग्रोथ है। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एट 4 मंथ है, मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। तो जब दुनिया एक ऐसे फेज में कि बहुत सारी कंट्रीज देख रही हैं कि कोई रिसेशन ना आ जाए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इंडिया काफ़ी अच्छे से आप कह लो चीज़ों को मैनेज कर रहा है और ग्रोथ बहुत अच्छी दे रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है इंडियन इकॉनमी के लिए। ठीक है, आगे चलते फोर्थ न्यूज़। तो ये सुन से एक ऐसी चीज़ है कि मतलब ठीक है, कोई मतलब मे बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि इतना इसको डिस्कस किया गया, एक काफ़ी बड़ा एक इवेंट की तरह इसको मतलब इंडिया में देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आप कह सकते हैं एक पर्सनल इनिशिएटिव था मन की बात, उसके 100वां एपिसोड जो रिसेंटली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने होस्ट किया। तो एक रेडियो प्रोग्राम है मन की बात की, तो उन्होंने जो रेडियो है, रेडियो की जो इंपॉर्टेंस है, और कह सकते हैं रेडियो का एक रिवाइवल लाने की कोशिश करी हमारी कंट्री। ठीक है, तो एट दी 100वें एपिसोड में प्राइम मिनिस्टर ने ये जो रेडियो शो इसको होस्ट करते हैं, तो वो एक तरह से इसमें कोशिश करते हैं कि कंट्री के साथ बात करें, कनेक्ट करें, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की जाती है। ठीक है, आइडिया इज टू कन्वे पॉजिटिविटी एंड स्प्रेड ऑप्टिमिज्म, मतलब कंट्री को लेके चीज़ें और बेटर तरीके से बताना, कंट्री की सरकार क्या कुछ नया कर रही है। ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों को लाइफ में डीमोटिवेशन है तो उनको मोटिवेशन देना, ये भी एक प्राइम मिनिस्टर का आप कह सकते हैं पर्सनल एक एजेंडा होता है। इसमें स्टूडेंट्स के बारे में काफ़ी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बात करते हैं, जो कंट्री में बड़े बड़े इवेंट्स हैं उनके बारे में काफ़ी बात की जाती है। यहाँ पर बताया गया यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, डिजिटल पेमेंट्स, हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब आपने अगर कभी ना कभी इसको सुना होगा तो आपको पता होगा कि मतलब मेन मोटिव होता है कि कंट्री को एक पॉजिटिविटी देना, कंट्री को बताना कि हम इन चीज़ों में अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं। थोड़ा अगर हम रेडियो की बात करें
तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है ये इंडिया में शुरू हुई थी जून 1923 में ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ठीक है, बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब। कांग्रेस रेडियो, जिसको आज़ादी रेडियो बोलते थे, इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय उषा मेहता, ठीक है। बाकी अगर हम और देखें ऑल इंडिया रेडियो के बारे में समझे तो 1936 में तब इसका नाम था बाद में इसका नाम हो गया आकाशवाणी। 1956 में एक नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर की तरह इंडिया में इसको लेकर आया गया प्रसार भारती के अंदर, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। बाकी बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन है पूरी कंट्री में, कितने परसेंट पब्लिक को ये रीच कर पाता था। तो देखो 99% इंडियन पॉपुलेशन के पास ये पहुंच जाता है। वो सुने या ना सुने वो अलग बात है, इसकी इतनी रीच है, ठीक है। ठीक है, सुन चलते अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। तो टोटल 10 न्यूज़ हमने डिस्कस करनी है, 5 ये और उसके बाद और 5, ठीक है। साइंस 20, तो आपको पता है G20 में इतनी सारी मीटिंग्स है, उसमें से एक मीटिंग है साइंस 20। तो साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की जो मीटिंग है G20 प्रेसिडेंसी के अंदर इंडिया में रखी गई। ये बहुत ही यूनिक लोकेशन पर रखी गई, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में इस मीटिंग को रखा गया, ठीक है। तो साइंस 20 का जो ओपनिंग सेशन था एट द थीमेटिक कॉन्फ्रेंस ऑन द यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ इन बंगराम आइलैंड लक्षद्वीप। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कहाँ होस्ट की गई, क्या इसका मेन इवेंट था। तो यहाँ पर बड़ा कुछ बताया गया। इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के एक जो प्रेसिडेंट है प्रोफेसर आशुतोष कुमार शर्मा, उन्होंने बताया कि हम लोग क्या नई नई चीज़ें करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर है, जैसे लिखा ना यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ, तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को कैसे, बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कशन की गई। तो ये जो 2 दिन का इवेंट था, ये लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी ने इसको होस्ट किया। ये जो आइलैंड है लिखा हुआ यहाँ पर बंगराम आइलैंड, ठीक है। आई होप इसको मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ, हाँ बंगराम आइलैंड। तो आप देख सकते हो लक्षद्वीप, अगर जैसे इंडिया की ये वेस्टर्न कोस्ट अगर आप देखो तो आपको बंगराम आइलैंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये रही कैपिटल कवारती। तो कवारती थोड़ा सा आप देखोगे तो ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, चलते अपनी कह सकते हो 6 न्यूज़ पे। तो SCO समिट, इंडिया होस्ट करेगा SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट न्यू दिल्ली में 3 और 4 जुलाई को, ठीक है। तो मई जून जुलाई मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। अब आप सोचोगे नहीं कि अभी तो समिट हुआ, देखो अभी जो हुआ वो था डिफेंस मिनिस्टर्स का समिट। ये एक प्रॉपर जो जिसमें पुतिन वगैरह और सारे जो शी जिनपिंग लीडर्स वगैरह उनका आना एक्सपेक्टेड है। आएंगे नहीं आएंगे वो देखते हैं आगे जाके, ठीक है। इंडिया होस्ट करेगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट न्यू दिल्ली में 3 और 4 जुलाई को, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो पुतिन है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, वो जरूर विजिट करेंगे। और यूक्रेन की वॉर के बाद ये उनकी पहली बड़ी आप कह सकते हो ग्लोबल विजिट होगी। और इंडिया में तो चलो पहली बार ही आएंगे इस विजिट के बाद, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स पे बात की जाएगी, तो टेररिज्म के अगेंस्ट बात होगी। यूक्रेन बिल्कुल जोर लगाएगा कि इस मतलब SCO की मीटिंग में इंडिया को पुश करेगा हमारी टॉपिक पे बात करो, पर लग नहीं रहा। इंडिया तो G20 में भी शायद बहुत ज़्यादा अवॉइड ही करेगा यूक्रेन को। रिसेंटली जो यूक्रेन में माँ काली को डिसरिस्पेक्ट किया गया, उसके बाद इंडिया का थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यूक्रेन के साथ अगर अब तक कोई एक बॉन्डिंग थी उसमें प्रॉब्लम तो आई है। देखो वो एक छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। इस तरह से एक मतलब एक गॉड को, एक धर्म से जुड़े भगवान को डिसरिस्पेक्ट करना दुनिया के किसी भी कल्चर में, किसी भी कंट्री में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो इस SCO समिट में हम लोग अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी पे बात की जाएगी। चाबहार पोर्ट पे ये जो यूरेशियन रीजन SCO का जो रीजन है, इसमें स्टेबिलिटी लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, ठीक है। SCO के मेंबर्स आपको पता है इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान जो इस साल एक नया मेंबर बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स में आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की और सऊदी, कतर, इजिप्ट जो है ये डायलॉग पार्टनर जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको वैसे अच्छे से दिखा देता हूँ SCO कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हो ये SCO के मेंबर्स हैं और ये हैं ऑब्जर्वर्स, जिसमें से अब ईरान जो है ये फुल मेंबर बन जाएगा बस यही वाली जो मीटिंग होगी जुलाई वाली में। फिर डायलॉग पार्टनर्स आप देख सकते हो और गेस्ट वगैरह को हम किन किन को इनवाइट करते रहते हैं उनका नाम आप देख सकते हो। तो इंडिया भी सबको मतलब डायलॉग पार्टनर्स को, गेस्ट वगैरह सबको इन्वाइट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या बताया गया है कि SCO की अब तक जितनी मीटिंग्स है बहुत सारी, जैसे डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग, NSAs की मीटिंग, सारी मीटिंग्स में पाकिस्तान की अब तक एब्सेंस देखी गई। डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी पाकिस्तान ने वर्चुअली ही ज्वाइन किया, ठीक है। अभी क्या है, ये 4 और 5 मई को जो गोवा में मीटिंग है उसमें भी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, लग नहीं रहा कि उनकी प्रेजेंस उसमें भी देखी जाएगी, क्योंकि अब तक कोई कंफर्मेशन वगैरह तो आई नहीं है। SCO अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मतलब अगर आप देखो इतना बड़ा एरिया SCO के पास दुनिया का, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। जब इंडिया चाइना आ गए तो पॉपुलेशन कितनी बड़ी होगी। तो SCO इंपॉर्टेंट तो है, पर जिस भी ग्रुप में इंडिया है और चाइना, उस ग्रुप में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है। तो वो ग्रुप का फ्यूचर क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। SCO की बात करो चाहे ब्रिक्स की बात करो, सेम ही कंसेप्ट है। इंडिया चाइना रिलेशन नहीं सुधारेंगे तो उस ग्रुप का फ्यूचर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा, ठीक है।
टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया, ठीक है, या फोटो भी देख सकते हो। अभी क्यों दिया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रतन टाटा जो चेयरमैन है टाटा सन्स के, उनको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, वो असल में दिया गया। ये अनाउंसमेंट की गई ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर, मतलब ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी जो इंडिया में संभालते हैं, मतलब एम्बेसी नहीं बोलते, हाई कमीशन बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टू इंडिया जो है बैरी ओफेरल, उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई। तो उन्होंने बोला कि रतन टाटा ने या टाटा ग्रुप ने जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस पे काम किया, टाटा ग्रुप की जो प्रेजेंस है ऑस्ट्रेलिया में, इन सबको देखते हुए जो अवार्ड दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, उसके पास 17,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल काफ़ी बड़े स्केल पे TCS काम करता है, दुनिया भर की कंट्रीज़ में काम करता है, ठीक है। रतन टाटा जी को इंडिया में भी पद्म भूषण सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले, उसके अलावा दुनिया भर की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको बड़े बड़े अवार्ड्स दिए, क्योंकि टाटा ग्रुप जो इंडिया के लिए तो बहुत प्राउड चीज़ है ही है, पर टाटा ग्रुप की प्रेजेंस दुनिया भर में आपको देखने को मिलेगी। और रतन टाटा तो एक बहुत बड़े फिलंथ्रपिस्ट हैं, ठीक है, और डोनेशंस वगैरह, नेशनल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ों में काम करते रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपनी मतलब 5 हमने करी, तो 8th न्यूज़, ठीक है। तो ऑपरेशन कावेरी, हमारा जो ऑपरेशन है काफ़ी ज़ोरों शोरों पे चल रहा है, इंडियंस को सूडान से लाने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत कर दी थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एस जयशंकर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने बताया कि अब तो वैसे इंडियंस का नंबर बढ़ चुका है कि कितने इंडियंस को हम सेफली धीरे धीरे इंडिया लेकर आ रहे हैं। वैसे टोटल नंबर 3,500 से 4,000 के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी बताया कि एयरफोर्स के 2 C-130J हरकुलिस बड़े वाले जो एयरक्राफ्ट है, उनको भी यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आपको एक मैप दिखाओ ना, तो आप समझ पाओगे। देखो हो क्या रहा है सूडान में ना, खासकर इनकी कैपिटल खार्तूम में, वहाँ की मिलिट्री फोर्सेज और वहाँ की सेंट्रल, जैसे इंडिया में होता है सेंट्रल पुलिस फोर्सेज, ये आपस में लड़ रही हैं, ठीक है। उनके यहाँ पर पता है क्या बुलाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उनके यहाँ पर बुलाते हैं पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज। तो मिलिट्री और ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेज, इनकी मेन लड़ाई है वहाँ पर। वैसे आपको पता होगा सूडान में सरकार नहीं है, तख्ता पलट हो गया था मिलिट्री पावर में, ठीक है। तो ये जो खार्तूम में लड़ाई है ना, इस लड़ाई को देखते हुए दुनिया भर के नेशनल यहाँ पर फंसे हैं, इंडियंस भी काफ़ी सारे फंसे थे। तो हम मतलब आसपास की नेबरिंग कंट्रीज की इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं ले पा रहे। सऊदी अरेबिया कुछ हद तक यहाँ पर चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये रेड सी, मतलब अगर इस एरिया में काफ़ी सारे लोग आ जाए, तो सऊदी अरेबिया अपने वेरियस पोर्ट से उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया हमारे साथ भी काफ़ी अच्छे बातचीत में कि जो इंडियंस वहाँ पर फंसे उनको कैसे निकालना है। वैसे तो हम खुद भी अपने लेवल पे भी काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम है कि सूडान में कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है। मिलिट्री के साथ आप कितना ही बात करोगे। एक सीज फायर अनाउंस किया गया था कि चलो सिविलियंस को निकलने देते हैं, पर वो सीज फायर भी बहुत जल्दी टूट गया और फिर से जो आप कह लो ऑलमोस्ट एक वॉर लाइक सिचुएशन फिर से सड़कों पर आ गई, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी आज की सेकंड लास्ट न्यूज़ पे। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिलीज हुआ। मतलब लॉजिस्टिक्स होता है कि आपकी कंट्री में जो सामान बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी का जा रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर एग्रीकल्चर, मतलब जो भी प्रोडक्ट है आपकी कंट्री, कितनी जल्दी आपकी कंट्री में मूव हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी जल्दी हो रहा है, सड़कें, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एयरवेज, वेरियस अप्रूवल्स, वेरियस गवर्नमेंट रेगुलेशन, सब कुछ यहाँ पर मिला के आपका जो सिंपली अगर आपको बताऊँ सामान की मूवमेंट कैसी है, कितना जल्दी सामान आपकी कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है, फिर बाहर से आपकी कंट्री आता है। इसमें इंडिया को अच्छा खासा है। आप देखो यहाँ पर एक रैंक में इंप्रूवमेंट मिली, अब हम 38 स्पॉट पे आ चुके हैं। फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड पे फिनलैंड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, यूएस, आप देख सकते हो। तो अगर आप देखो हम हैं 38 पे सऊदी अरेबिया, सोचो इतने मतलब उनके पास पैसा इन्वेस्ट करने को, फिर भी सऊदी अरेबिया हमारे रैंक पे है। थाईलैंड देखो, थाईलैंड चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री नहीं है, पर साइज में काफ़ी छोटी, उनके पास इतनी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी नहीं है जैसे इंडिया के पास है। तो थाईलैंड 34 पे है, मलेशिया 26 पे है, यूके 19 पे। तो आप कह सकते हो अगले कुछ सालों में अगर हम इस रैंक को और इंप्रूव करते तो हम उन कंट्रीज़ की लिस्ट में पहुंच जाएंगे जो मतलब डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं। हम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर लगाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेरियस जो फैक्टर्स होते हैं कस्टम्स में, मतलब किस किस में इंडिया ने इंप्रूव किया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूव किया है, हमने इंटरनेशनल शिपमेंट्स में इंप्रूव किया है, लॉजिस्टिक क्वालिटी में इंप्रूव किया है, टाइमलेस में इंप्रूव किया है। कहाँ हमने इंप्रूव नहीं किया, जैसे हमने कस्टम्स में थोड़ा रैंक नीचे गया, ट्रैकिंग ट्रेसिंग में रैंक नीचे गया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है पीयूष गोयल जी, उन्होंने बताया कि 7th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया ने 6 पोजीशन से इंप्रूवमेंट लिया। टोटल 139 कंट्रीज को यहाँ रैंक दिया जाता है, उसमें से हमारी पोजीशन है 38, ठीक है। असल में जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्लान है ना, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली कंप्लीट हो, वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसने हमारा रैंक इंप्रूव कर, मतलब कहा जा रहा है कि हमारा रैंक इंप्रूव करने में गति शक्ति का काफ़ी बड़ा रोल रहा, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आप
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करो, चाहे अलग से जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाई गई थी, सब, और मतलब ये एक कलेक्टिव अचीवमेंट है सेंटर की, स्टेट की, वेरियस लेवल्स की गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, जैसे जो कंटेनर्स हैं उनकी टैगिंग करना, कंटेनर्स को जो टाइम लगता है एक जगह से दूसरे का, उसमें कमी लाना, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है, सागरमाला जिसमें हम लोग नए पोर्ट्स बनाएंगे, भारतमाला जिसमें इंटरनल कनेक्टिविटी कंट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग की जाएगी, इससे हमारा रैंक और इंप्रूव होगा। ये चीज़ यहाँ पर एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव नोट दिया गया, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स आज की हमारी लास्ट न्यूज़ पे। तो रिसेंटली पंजाब स्टेट के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, और ये मतलब वैसे तो आप देखो ये सेंटर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए, इनका काफ़ी एक बड़ा करियर था। 11 टाइम के ये एमएलए थे और 5 टाइम सीएम थे, ठीक है। तो फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, ही पास अवे एट द एज ऑफ 95। तो असल में पंजाब के पुराने चीफ मिनिस्टर है। अकाली दल एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, और कुछ ही दिन पहले पंजाब में जो मोहाली है वहाँ पर 95 ईयर्स की एज में इनकी स्टूडेंट्स डेथ होगी। इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी विलेज सरपंच की तरह, और उसके बाद इन्होंने पहला अपना असेंबली इलेक्शन लड़ा 1957 में, ठीक है। ये यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के एट द एज ऑफ 43। इनका जन्म हुआ था अबुल खुराना में, जो एक गाँव था पंजाब का नियर राजस्थान बॉर्डर, और इन्होंने अपनी एजुकेशन, मतलब इनका जन्म हुआ था बिफोर पार्टीशन, ठीक है। इनकी एजुकेशन थी लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी जो अकाली दल पार्टी, उसका काफ़ी लंबा अलायंस भी रहा, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और यहाँ तक कि सेंटर गवर्नमेंट ने भी, जो होता है ना एक राष्ट्रीय शोक अनाउंस किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी एक हॉलीडे अनाउंस किया इनकी डेथ के बाद। जो इनकी टर्म्स रही 5 टाइम की पंजाब सीएम की, तो आप देख सकते हो 70 to 71, 77 to 80, 97, मतलब पूरी आप टर्म्स दे सकते हो। तो लास्ट जो मतलब ये सीएम थे वो थे टिल 2017। उसके बाद पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट के हारने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़े एक लीडर है, ये अपनी लाइफ में सिर्फ 2 इलेक्शन हारे थे, एक बार 1967 में और एक बार रिसेंटली जब आम आदमी पार्टी जीत गई थी पंजाब में, और ऑलमोस्ट सब बड़े नेता पंजाब में, अकाली दल वगैरह सब हारे थे, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। उस टाइम पे आपको बताया कि एक ऐसी सिचुएशन थी, अनरेस्ट का टाइम आ गया था, ठीक है। इन्होंने असल में अपना जो पद्म भूषण का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड है वो भी वापस कर दिया था रिसेंटली, जो फार्म प्रोटेस्ट का सारा इशू चला ना, 2015 में इनको अवार्ड मिला था। बाकी अगर हम बात करें सतलुज यमुना लिंक की, SYL कैनाल का जो एक पूरा इशू है, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा आप कह लो इसमें इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा, और ये उसके अगेंस्ट थे कि सतलुज यमुना लिंक नहीं, SYL नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इस क्लास के थ्रू हमने काफ़ी सारी न्यूज़ कवर करी, ठीक है। एक साथ हमने 10 न्यूज़ कवर करी, थोड़ी पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा एक बार में क्लास में सब कुछ खत्म कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये जो जितनी भी न्यूज़ थी आपको इंपॉर्टेंट लगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी। मिलेंगे आप अपनी कल की करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।